हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के हम इस वीडियो में जो यूपीएससी आईएएस के लिए टेस्ट नंबर 7 को लेकर आए हैं और टेस्ट नंबर 1 से लेकर 6 से हमने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। और ये जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हम करा रहे हैं दृष्टि आईएएस संस्थान की है, और जो बहुत ही पॉपुलर संस्थान है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर संस्थान है जो आईएएस की कोचिंग देती है, आईएएस पीसीएस की। तो इसमें क्या है, इससे जो है टेस्ट सीरीज से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और इसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो इसके फैक्ट मिलने की बहुत ही संभावना रहती है। जो आपको फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये राज्य व्यवस्था से रिलेवेंट है, और जैसा कि आपको पता है राज्य व्यवस्था का जो वेटेज है बहुत ही अच्छा वेटेज है। वो 15 से 25 क्वेश्चन तक का वेटेज है। ठीक है। जो प्रीलिम्स परीक्षा यूपीएससी आईएएस हो या स्टेट पीसीएस हो, कोई भी हो, 15 से 20 या 25 तक की इसका वेटेज हमेशा रहता है। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख लीजिए, और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसमें अगर आप इस वीडियो को देखते रहें तो आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाएंगे और चलती रहेगी आपकी तैयारी, और उम्मीद है कि आप सफल भी होंगे। ठीक है। तो ये राज्य व्यवस्था से रिलेवेंट है। तो ये 2023 के लिए है, 2023 वाले छात्रों के लिए जितने भी प्रीलिम परीक्षा 2023 देंगे। ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और हम आपको इसको मौका देंगे आप अपना क्वेश्चन फाइंड करने में। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाकर क्वेश्चन फाइंड किए, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे, तब उसके बाद हम इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, इस सेगमेंट का पहला प्रश्न है, आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः ही निलंबन नहीं होता, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है। ठीक है। इसमें कथन नंबर 2 है, अनुच्छेद 358 केवल एक आंतरिक आपात की स्थिति में लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल एक बाह्य आपात की स्थिति में लागू होता है। ठीक है। तो इसमें देखना है इसमें कौन से उपयुक्त, कौन से में यानी कथन सही है, कौन सा या से कथन सही है। अगर हैं तो केवल एक या केवल दो, या एक या दो दोनों ही, या ना तो एक ना ही दो। ठीक है। तो इसमें अपने दिमाग लगाकर इसका आंसर देखिए। ठीक है। और अपनी कॉपी पर आंसर लिखिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद जो है 358, ठीक है, के तहत 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है, प्रदत्त मौलिक अधिकार तक ही सीमित है, जबकि 359 उन सभी मौलिक अधिकार हैं उनको विस्तृत कर देता है जिनसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, और इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि वो गलत है। जैसे 358 केवल एक आंतरिक आपात की स्थिति में। ठीक है। आंतरिक आपात, इसमें क्या गया, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण दिया गया, तो इसमें क्या है, ये भी गलत है। ठीक है। और इसके बाद ये भी गलत है। तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन है सही, ना तो एक सही ना तो दो सही। अब इसके बाद है चक्रवात के बारे में बात की गई है। चक्रवात क्या है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, चक्रवात का तात्पर्य उच्च दबाव क्षेत्र की ओर तीव्र वायु परिसंचरण का होना है। कथन नंबर 2 है, प्रति चक्रवात की स्थिति में वायु दक्षिण गोलार्ध में उच्च दाब केंद्र के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमती है। और इसके बाद कथन नंबर 3 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न और विकसित होते हैं। और कथन नंबर 4 है, आसानी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था। ठीक है। अब इसमें क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें गलत कथन देखना है। इसमें क्या है, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है। तो इसमें देखिए, आप लोग भी देखिए, तो केवल 3 और 2 और 3 और 1 2 3 4 यानी तीनों ही गलत है। तो इसमें क्या है, एक गलत है, 2 गलत है और 4 गलत है। ठीक है। क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं हुआ था। और इसका मतलब प्रति चक्रवात का मतलब होता है शांत, यानी चक्रवात का मतलब है जो
राउंडेड एयर है, ठीक है। इसका निम्न वायु जो वायुदाब निम्न बीच में निम्न होता है और आसपास वायुदाब वायु गर्म होती है, जिसकी एक राउंड के आकार की चलती है। और प्रतिवार जो प्रति चक्रवात का मतलब है ये किसी साइड नहीं घूमती है। जैसे अगर हवा शांत है तो उसका मतलब है प्रति चक्रवात है, ठीक है। तो इसका क्या है, 1 और 2 और 4 दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन केवल एक सही है। अब इसमें क्या है, जो प्रति चक्रवात है वो चक्रवात के जो विपरीत होता है, अर्थात इसमें एक उच्च वायुदाब का केंद्र होता है और चारों ओर बाहर सर्पिल वायु पर संचरित होती है, मतलब कोई वो नहीं है। अब जो उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च दाब के कारण प्रति चक्रवात क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब के कारण चारों ओर केंद्रा के दक्षिणावर्त घूमते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, दक्षिणावर्त घूमती है कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध की बात की गई है, लेकिन होता कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न है, हाँ अगला कथन देख लेते हैं, ये गलत क्यों है। जो इसमें जो चक्रवात प्रति चक्रवात के बारे में देखते हैं, इसमें क्या है, घड़ी जो चक्रवात है वो घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत में होता है, और कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, घड़ी के सुई की अनुदिश घूमता है, जो चक्रवात की बात है। अब प्रति चक्रवात की बात क्या है, यह क्या, घड़ी की सुई की उच्च वायुदाब में क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप घूमता है, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत घूमता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर विकसित होते हैं, ये सही है। और इसी के साथ क्या है, जो आसानी चक्रवात है, जो तीसरा कथन है, बंगाल की खाड़ी से विकसित हुआ था। ये क्या है, आसानी चक्रवात कहाँ से आया था, उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र से विकसित हुआ था, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसके तहत मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कथन नंबर 2 है, इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार के संलग्न होने पर रोक दिया था। अब इसमें क्या, तीसरा कथन है, इसने भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, ठीक है। तो इसका क्या है, देखिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय मद्रास में, ये मद्रास में नहीं, ये कहाँ पर, एक कलकत्ता में, ठीक है, ये कलकत्ता है। तो कलकत्ता में स्थापना की गई थी, वो भी कब, 1774 में, ठीक है, 73 में नहीं, 1774 में, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत, ठीक है। तो इसलिए ये एक कथन गलत है, और एक कथन गलत होने से आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब क्या है, इसके बाद है, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, ये सही है, ठीक है। तो इसका क्या है, कथन नंबर डी सही है, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, संसद अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से वंचित नहीं कर सकती, ठीक है, कथन नंबर 1 है। अब इसके बाद कथन नंबर 2 है, अंतर्राज्यीय परिषद सलाहकारी प्रगति की होती है। और कथन नंबर 3 है, सभी 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन और अधिनियम 1956 के तहत है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसके दोनों ही 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं, जबकि कथन नंबर केवल 2 सही है, ठीक है। अब ये कथन गलत है तो क्यों गलत है, इसमें क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का संविधान है 262 में अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के बारे में बताता है। जो अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं वो आर्टिकल 262 के तहत बताता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अंतर्राज्यीय जो विवादों की जांच करने के लिए सलाहकारी परिषद का कार्य करता है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 131 के तहत इसमें कानूनी वाद विवाद का फैसला करता है, इसका अधिकार क्षेत्र है। और संसद यह भी कोई प्रावधान कर सकती है कि इस तरह से किसी विवाद या शिकायत के संबंध में जो है सर्वोच्च न्यायालय ना ही कोई अन्य न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, इसलिए गलत है। और इसके बाद देखते हैं, जो ये 1956 है, ये 1956 नहीं है, ये पूर्वोत्तर परिषद पर जो है, इसमें क्या 1971 है, ठीक है, 1971 है इसके कानून के तहत। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5, सकुराजिमा ज्वालामुखी जो हाल ही में प्रस्फुटित हुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये जापान में स्थित है। ज़्यादातर जितने भी हिंद महासागर के वो एक
घोड़े की नाल जैसा वो आकृति बनती है, उसी के आसपास आप देखना जो जापान और उधर के आसपास के देश पर ही भूकंप आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान गठित अंतरिम सरकार के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिए गए एक तरफ सदस्य और दूसरी तरफ संबंधित विभाग, उनके पास क्या क्या विभाग था। ठीक है, अब देखिए इनके पास इनमें कौन कौन से और इसमें सही सुमेलित करना है, कौन से सही है कौन से नहीं है। तो इसमें देखना है जैसे जो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सी राजगोपालाचारी को नहीं देखते हो, पहले हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे? खाद्य एवं कृषि के जो विभाग था इनके अंतर्गत। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन अगर गलत है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक दूसरे को क्रॉस है तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब ये इसके सामने नहीं है तो ये इसके सामने नहीं है। तो अब इससे पता चलता है कि दो कथन बिल्कुल गलत है। अब दूसरे क्या है? सी राजगोपालाचारी डाक व वायु, ठीक है, आसाफ अली रेलवे और परिवहन। तो इसमें क्या केवल 2 युग्म सही है। ठीक है, और देख लेते जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के तहत थे, मतलब उनके विभाग में राष्ट्रमंडल संबंध था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मुख्य सूचना और प्रसारण मंत्री थे और मुख्य पृष्ठभूमि के थे। ठीक है, इसके बाद जो जॉन माथाई थे वो उद्योग और आपूर्ति के थे, उद्योग और आपूर्ति इनके तहत विभाग था। और जगजीवन राम थे, उनके श्रम विभाग था। और सरदार बलदेव सिंह थे, उनके अंदर के रक्षा विभाग था। ठीक है, और CS भाभा कार्य एवं खान बिजली के इनके अंदर में था। और लियाकत अली को, तो यही सही है, लियाकत अली, एक मिनट, आसफ अली, अच्छा ठीक है, लियाकत अली, हाँ ये गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब आगे देखते हैं। 1 मिनट, इसमें सी गोपालाचारी डाक वस्तु, इसमें नहीं, ये शिक्षा और शायद ये गलत हो रहा है, हाँ शिक्षा और कला के साथ थे। तो इसमें क्या केवल 1 युग्म सही है, सॉरी ये 2 वाला नहीं है, इसमें भी ये भी गलत है। ठीक है, तो ये 2 युग्म, क्योंकि डाक और इस तरीके से जो है डाक वाले जो डाक विभाग था वो शायद में अब्दुल रब निस्तर के हाथ में था। हाँ ये भी गलत है, तो केवल 1 युग्म सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्य एक विशेष प्रकार की तूफान प्रणाली से प्रभावित हुए हैं, जिससे परिणाम स्वरूप जो आसमान हरा हो गया। ऐसी तूफान प्रणाली को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऐसी तूफान प्रणाली को हम डेरेचो कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके कथन है, कथन नंबर 1, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, संविधान संशोधन विधेयक या तो एक मंत्री या निजी सदस्य या द्वारा लाया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये तो पक्का सही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1971 की जो बात की गई है ये क्या 1924वें संशोधन था। ठीक है, 24वें संशोधन, 25वां संशोधन नहीं था। ये राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया था, इसलिए केवल 2 कथन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू की थी? ठीक है, तो इसमें चार्टर अधिनियम दिए गए हैं। तो इसमें 1793 का चार्टर अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1793 में ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन हाँ 1793 में पहली बार जो उसने कहा था कि ब्रिटिश अधीन क्षेत्र, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके तहत बताया था ब्रिटिश अधीन, यानी ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा। और 1813 में क्या है, उसने कहा था कि चाय और चीनी को छोड़कर एक कंपनी का एकाधिकार ख़त्म कर दिया। ठीक है, और 1833 में कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह ख़त्म कर दिया, सारी कंपनियां भारत आने लगी। ठीक है, और इसने ईसाई मिशनरियों के बारे में भी मतलब प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। और जो 1853 का एक्ट है इसमें की गई थी लोक सेवा आयोग की मतलब चयन प्रक्रिया यानी खुली प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 3। अब आगे देखते हैं
अगला प्रश्न है, गिरोह के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन नंबर 1 है, गैस के गुंथे झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में कोर का निर्माण होता है। अब कथन नंबर 2 है, छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही खगोलीय जो ग्रहाणु कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बॉन्ड यील्ड व्युत्क्रमण के संबंध में सही है। ठीक है, तो इसमें देखना है क्या है, ए ऑप्शन है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड दोनों ही यील्ड में गिरावट आती है, और बी है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड दोनों ही यील्ड बढ़ती है। सी है लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड गिर जाती है जबकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाती है। और इसके बाद है डी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है और जबकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड गिरती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, इसमें क्या है, युग्म और मामला दिए गए हैं। युग्म और मामला दिए गए, इसमें आधारभूत संरचना की पहलू दी गई और मामला दिए। केशवानंद भारती मामला, ठीक है, इसमें क्या है, संप्रभुता के बारे में। और मिनर्वा विल्स मामला जो है न्यायिक समीक्षा के बारे में था। इंदिरा साइनी मामला जो विधि का शासन था। और 4 बोसमई जो बॉम्बई वो मामला था वो पंथनिरपेक्षता से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें चारों ही ऑप्शन कोई मतलब सही सुमेलित है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब प्रश्न नंबर है 13, अर्थशास्त्र में सॉफ्ट लैंडिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें किससे संबंधित है, मुद्रा विनिमय समझौता से, और बजट बनाने की प्रक्रिया से, अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश से, या मौद्रिक नीति निर्धारण से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मौद्रिक नीति निर्धारण से। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक है। ठीक है, सबसे अधिक विस्फोटक है, तो कौन सा है, सील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, और बेसाल्ट ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी कुंड या कल्डेरा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ज्वालामुखी कुंड या कल्डेरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, कथन नंबर 1 है, ब्रिटिश संविधान कठोर संविधान का एक उदाहरण है। ठीक है, और संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, इसमें दोनों ही कथन जो है गलत है। ब्रिटिश संविधान जो है बहुत ही नरम संविधान है, कठोर संविधान नहीं है। ठीक है, और इसमें अपने संविधान में संघ की कोई वो नहीं की थी। ठीक है, इसमें कहा गया भारत अर्थात राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 16 है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं। यह पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश नहीं कर सकता। ठीक है, यह राजकोषीय संवाद का समर्थन करता है। ठीक है, राजकोषीय संघवाद का समर्थन करता है। तो इसमें क्या है, इसमें कथन दिए गए, इसमें सही कथन देखना है, तो 1 2 3 या 2 3 4 या केवल 4 या 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, इसमें क्या है, केवल सी यानी केवल 4 सही है इसका। ठीक है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा नहीं संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती हैं। ठीक है, यह पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आंसर है केवल सी। अब भारत के जल संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें हमें क्या गलत प्रश्न छांटना है। 3 सही है, इसमें 1 गलत है। अब देश में पुनः पूर्ति योग्य कुल भूजल जो संसाधन लगभग 433 घन सेमी है। अब उड़ीसा और केरल में भूजल का उपयोग बहुत अधिक होता है। सी है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक भूजल का उपयोग तमिलनाडु में होता है। डी है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में क्या है, जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल बी ऑप्शन गलत है और सब सही है। ठीक है,
उड़ीसा और केरल में भूजल का उपयोग सबसे अधिक बहुत अधिक होता है। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा अधिक नहीं होता है। ठीक है, कुल भूजल का जो छोटा हिस्सा है उसका योगदान उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, काफ़ी छोटा हिस्सा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। इसमें क्या है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता और देश जिससे ग्रहण की गई है। ठीक है, अब देखिए द्विसदनीयवाद जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए गए। ठीक है, अब जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए, ये बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य है जो, इसके बाद क्या दिया गया, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य हैं SSR से, मतलब रसिया से। मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रसिया से लिए गए। ठीक है, तो इसलिए इसमें केवल 2 युग्म सही हैं। अब इसके बाद अगर आप जानना चाहें तो देखिए ब्रिटेन संविधान से क्या क्या लिया गया। हमारे भारत के संविधान में संसदीय सरकार ली गई है, कानून का शासन लिया गया, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, कैबिनेट प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से, विशेषाधिकार रेट है जो ब्रिटेन के संविधान से है, और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता ये कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आयरलैंड के संविधान से हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है, और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की, ये आयरलैंड के संविधान से। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, और मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना ये अमेरिका से ली गई है। और कनाडा से लिए गए संघवाद का जो है रूप, और जहाँ केंद्र की तुलना में मजबूत है, केंद्र जहाँ राज्यों की तुलना में मजबूत है। ठीक है, कनाडा के संविधान में। और अपशिष्ट शक्तियाँ जैसे केंद्र के साथ निहित हैं, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकारी कनाडा से। अब ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा है, और अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग है जो, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब सोवियत संघ से क्या है, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना को न्याय व्यक्त में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जोड़े गए, उसके बारे में। और फ्रांस के संविधान में गणतंत्र की अवधारणा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा है फ्रांस के संविधान से। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों का निलंबन है, और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, और संविधान संशोधन। और जापान से कानून की व्यवस्था की अवधारणा। ठीक है, तो ऐसे जो हैं इसमें दिए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह 100% लैंड हॉट पोर्ट जो बनने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ठीक है, तो ये कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसका अध्यक्ष केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसके मानवाधिकार के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने और राहत देने की शक्ति भी निहित है। इसमें क्या है, यह ऐसे मामले की जांच कर सकता है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या है, 1 और 2 तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, ये देख रहा है कि सही नहीं है, तो इसके 1 और 2 तीनों ही ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार में इसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार के उल्लंघन को वाले व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति नहीं है, और ना ही पीड़ित को आर्थिक सहायता देने की कोई राहत की शक्ति इसमें सम्मिलित है। और इसमें क्या है, जो आयोग के मामले हैं वो घटित होने की 1 वर्ष के भीतर देख सकता है। ठीक है, और मानवाधिकार के अलग उल्लंघन होते हैं तो ऐसी तारीख 1 वर्ष की समाप्ति के बाद भी उसे वो जांच कर सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष ही हो। ठीक है, और इसकी अगर इसकी नियुक्ति अध्यक्ष की नियुक्ति करें तो इसमें सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन इसमें केवल शब्द लगा, इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का होना चाहिए, और इसके साथ में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हैं, और सेवाविरत जो सेवा दे रहे वो भी, और सेवा जो निवृत्त कर चुके हैं वो भी। ठीक है,
और इसमें क्या है, कम से कम एक महिला होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये इसके तीनों ही गलत हैं। और ये पूछ रहा था तीनों ही मतलब कौन सा सही नहीं है, तो वही है। अब देखते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची दोनों के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के तहत नहीं आता कौन सा, ये नहीं आता है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। ये अलग है, ठीक है। ये क्या, ये अलग है, ये नहीं आते, ये संसद की कार्रवाई में आते हैं, बाद बाकी ये सब आते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, अब वो जैव शब्द है तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा की गई थी, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लघु बचत योजना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसमें देखना है हिस्सा नहीं है, इसमें हमें क्या गलत देखना है, मतलब जो हिस्सा नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, और कौन सी लघु बचत योजना, और किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, तो इसमें क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला है प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, उपयुक्त विशेषताओं में कौन सी या कौन सी भारतीय राज्य व्यवस्था की संघीय व्यवस्था है, हमें देखना है कि संघीय व्यवस्था कौन सी है, ठीक है। तो देखिए एकल नागरिकता, अगर एकल नागरिकता की बात करें तो संघीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है। अब संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता ये आपकी एक जो है संघीय व्यवस्था है। अब इसमें क्या है, संविधान की कठोरता, संविधान की जो है कठोरता, इसमें भी क्या राज्य संघीय व्यवस्था है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, ये भी क्या है, संविधान की संघीय विशेषता। एक सदनीय विधायिका ये नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन सा दो हटा दे, तो केवल यानी केवल 2, 3, 4 कथन सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया है, ठीक है। तो इसमें देखना है किसका स्थान लिया है, तो यह बैंक बोर्ड ब्यूरो का, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का, RBI की मौद्रिक नीति समिति का, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का, ठीक है। तो इसमें क्या बैंक बोर्ड ब्यूरो का इसने स्थान लिया है। प्रश्न नंबर देखते हैं 26, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दोनों ही जो है कजाकिस्तान की सीमा साझा नहीं करते, इसमें केवल जो है उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसके 2 कथन सही है, केवल 2 देश। प्रश्न नंबर है 27, इसमें क्या है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं, ठीक है। तो क्या नगर पालिकाओं की, ठीक है, तो ये किसमें है, ये 12वीं अनुसूची है जो बाद में जोड़ी गई, उसमें ही है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिकार, 11वीं अनुसूची से पंचायती राज, और 7वीं जो अनुसूची में वो कार्यों का बंटवारा, और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं के बारे में। प्रश्न नंबर है 28, भारतीय संसदीय प्रशासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। संसदीय प्रणाली की बात की गई, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, या न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, और विधायिका कार्यपालिका के प्रति, इसमें क्या है, संघीय व्यवस्था में सी सही है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अब इसमें कार्यपालिका विधायिका की अगर शब्द में कठिनाई हो तो इसमें क्या है, जो संसद है, ठीक है, संसद में है, संसद में जैसे 545 आपके जो मेंबर हैं, इन 545 में जितने लोग मंत्रिपरिषद होते हैं, ठीक है, जैसे इसका कितना 15% तक मंत्रिपरिषद हो सकते हैं, तो इसमें क्या है, लगभग
15-45 यानी 50 व्यक्ति जो हैं वो मंत्रिपरिषद, जो बड़े बड़े विभाग लिए हुए हैं, ठीक है, 50, तो वो कौन से क्या कहलाएंगे, वो मंत्रिपरिषद, मतलब वो कार्यपालिका कहलाएंगे। और बाद बाकी के जितने मेंबर हैं, ठीक है, वो क्या है, वो विधायिका कहलाएंगे। जब उनकी एक दूसरे की क्या होती है, उनकी जवाबदेही होती है, ठीक है, उनकी क्या होती है, एक दूसरे की जवाबदेही होती है कि जो विधायिका है वो इन कार्यपालिका के लोगों से, इन मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे क्या होता है, उसके विधायिका जो है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाब के उत्तरदायी होती है। अब प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह बेलारूस के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा अपना जो बेलारूस के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो इसमें क्या है, इसका जो है एक है लातविया और लिथुआनिया रूस, और एक है लातविया और लिथुआनिया एस्टोनिया, और पोलैंड और यूक्रेन रूस, और लिथुआनिया और पोलैंड यूक्रेन। तो इसका सही आंसर है लातवानिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, इसमें देखना है मौलिक कर्तव्य नहीं है। कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। वनों, झीलों और नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा में सुधार करना। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच के सुधार करना। तो ये तीनों ही हैं, ये नहीं है। कलात्मक और ऐतिहासिक की रुचि के स्मारकों के बारे में ये जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं है। प्रश्न नंबर है 31 में क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन नंबर 1 है, वह बॉम्बे विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। और कथन नंबर 2 है, उन्होंने आधुनिक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की जो है स्थापना की थी, ठीक है। तो उनके बारे में दोनों ही कथन सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 32। इसमें क्या है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन नंबर 1 है, अपशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकार में नियुक्त होती हैं। कथन नंबर 2 है, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बीच विरोधाभास की स्थिति में समवर्ती सूची की वरीयता मिलेगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें सही नहीं है यानी गलत छांटना है। तो इसमें क्या है, एक कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है केवल ए। अब देखते हैं 33। प्रश्न नंबर है 33, रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति थी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, अगला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। फिर इसके बाद है तीसरा कथन, सर्वोच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कथन जो है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के ही तहत रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये गलत है। तो इसमें क्या है, हमने 1, 2 वाले देख लिए, तो 2 वाले 2 ही ऑप्शन है, 1 और 2, ठीक है। ये हटा दिए, ये हटा दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, वर्ष 1950, ठीक है। वर्ष 1950 में क्या है के पहले कलकत्ता जो उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की जो शक्ति थी, ठीक है। और रिट क्या होती है, रिट क्या है, जो आर्टिकल 32 के तहत जो 6 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की शक्ति ज़्यादा होती है। उच्च न्यायालय किसी भी चीज़ पर जो है रिट जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ केवल मौलिक अधिकारों पर ही रिट जारी कर सकता है। इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और लेख जो अधिकार परीक्षा की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। ये है। इसके बाद का 1950 के पहले जो है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति थी, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न है 34। इसमें क्या
जो अल्लूरी सीतारमन राजू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मनियम विद्रोह के नेता थे जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ था उनका, और वे गांधी जी के, दूसरा कथन, वे गांधी जी के खादी के विचार के विरोध में थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को केवल बल प्रयोग ही आज़ाद किया जा सकता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है, वे केवल एक कथन इसका सही है, ये वाला। ठीक है, दूसरा कथन गलत है। अब जो है इनके बारे में देख लेते हैं, ये चर्चा में क्यों आया। जो प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने क्या 4 जुलाई 2022 को अल्लूरी सीतारमन राजू की 125वीं जयंती मनाई थी, जो आंध्र प्रदेश के थे, और एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी इनका किया था। ठीक है, और इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे और उनका जन्म आंध्र प्रदेश के 1897 में लगभग ऐसी शायद है, तो 98 में हुआ था, और वे 18 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए थे। ठीक है, तो इसलिए इनके बारे में ये जानकारी थोड़ी। और अंग्रेज़ों के प्रति इनका असंतोष जो है 1922 में रमप्पा विद्रोह या मयम विद्रोह को जन्म दिया था, जिसने जो अल्लूरी सीतारमन राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभाई थी। ठीक है, और रंपा विद्रोह जो है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमत किया, और लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को केवल बल प्रयोग ही आज़ाद हो सकता है, अहिंसा से नहीं। ठीक है, तो इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 35। क्या हाल ही में खबरों में देखा गया जो पसमानदा समुदाय है, यह क्या है? हाल ही में नामित विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। फिर ऑप्शन बी है अनुसूचित जाति के हिंदुओं का एक करीबी संगठित समुदाय जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। फिर ऑप्शन सी है शूद्र, पिछड़े और अतिशूद्र दलित। ठीक है, उसमें क्या जातियों से संबंधित मुसलमानों को संदर्भित करता है। ठीक है, और डी ऑप्शन इसका कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा सही है? इसका सही है शूद्र, बिछड़े और अतिशूद्र मतलब दलित जातियों के संबंधित मुसलमानों को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इसमें क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीई चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्तों की असमान शक्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या जो दूसरा है कथन अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या पद का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखना है सही या गलत पूछ रहा, कौन सा पूछ रहा है। तो इसमें अगला कथन है जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्तों का अधिकार होता है। ठीक है, और जो 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक इसमें क्या होता है पद धारण करने की शक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर है 3 और 4। ठीक है, इसका सही उत्तर है 3 और 4 जी कथन, और वो गलत है। ठीक है, अब क्या जो है संविधान के अनुच्छेद जो 324 में इसका प्रावधान है निर्वाचन आयोग के बारे में, और यह निष्पक्ष चुनाव करने को सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक निकाय स्वतंत्र निकाय है, और इसके जो चुनाव कराता है वो राष्ट्रपति की चुनाव और विधानसभाओं के सांसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और नियंत्रण शक्ति रखता है। ठीक है, और इसके बाद निर्वाचन आयोग जो मुख्य आयुक्त है वह अन्य चुनाव आयुक्तों समय समय पर राष्ट्रपति के तय कार्य करते हैं जो इससे एक से मिलकर बना है। ठीक है, इनमें कोई अवधि ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है जो आयुक्तों के पास जो समान अधिकार होते हैं, इसमें जो है समान वेतन मिलता है, इसका कोई कम ज़्यादा नहीं होता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के तहत प्रमुख आयाम नहीं है? ठीक है, इसमें क्या है हमें गलत ऑप्शन देखना है। तो आर्थिक भागीदारी, सामाजिक उत्थान, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इसका है सामाजिक उत्थान। हाल ही में श्रीनगर में किसकी मूर्ति स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? ठीक है, इसमें क्या है ऑप्शन दिया गया स्वामी नागार्जुन रामानुचार्य। ठीक है, स्वामी रामानुचार्य, और बी है आदिगुरु शंकराचार्य, और सी गौतम बुद्ध राजा अशोक। ठीक है, तो इसमें किसकी कही गई? स्वामी रामानुचार्य की मूर्ति की गई। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है
मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मार्शल लॉ क्या है? इसमें क्या है? संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। मार्शल लॉ के संचालन के दौरान सैन्य अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए असामान्य और शक्तियों को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। ये मार्शल लॉ के बारे में है। प्रश्न नंबर है 40। मानगढ़ पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? यह पहाड़ी गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है, जिसे आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगला कथन है, इसका ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ जो है धनका जनजाति के नेतृत्व में विद्रोह के स्थान के रूप में ऐतिहासिक महत्व है। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ये जो दूसरा कथन है ये सही नहीं है। ठीक है, जो मानगढ़ पहाड़ी की चोटी है इसमें 1500 भील आदिवासी रहते थे। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की यह घोषणा की गई थी। ठीक है, अब मानगढ़ पहाड़ियाँ की पृष्ठभूमि क्या है? गुजरात और राजस्थान के बीच में स्थित है और एक आदिवासी विद्रोह का स्थल है, जहाँ पर इसे जो है आदिवासी जलियांवाला बाग कहा जाता है। और इसमें 1913 में जो है 1500 आदिवासी की स्वतंत्रता सेनानी जो है मारे गए थे, बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे। तो इस जगह को आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो भील जनजाति है जो चर्चित में रही है इसके बारे में, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन बनने की है। इसमें ये कौन से है? धनुषधारी होते हैं और ये जंगलों में रहते हैं और भारत के सबसे बड़े समुदाय हैं, बहुत बड़े, और एशिया का सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी जनजाति भी है। आमतौर पर इन्हें जो है वर्गीकृत किया गया है शुद्ध भील या पूर्वी जो है राजपूत भील के बीच में वर्गीकृत किया गया। और इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अंगूर की खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि है? ठीक है, तो इसमें क्या है? पर्वतीय कृषि, मिश्रित कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि और गहन कृषि। ठीक है, तो इसमें क्या है? यह भूमध्य सागरीय कृषि है। ठीक है, अंगूर की खेती जो है भूमध्य सागरीय की विशेषता है इसमें। और इसके बारे में तो सभी चर्चित हैं ही कि मदरा अदरा जो है बनाई जाती है। और ठीक है, तो प्रश्न नंबर देखते हैं 42। गिरफ्तारी का निरोध के खिलाफ संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? कथन नंबर 1 है, अनुच्छेद 22 के पहले भाग के तहत विदेशी निर्वासन की गिरफ्तारी नहीं आती। और इसके बाद क्या? कथन नंबर 2 है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त जो कारण की रिपोर्ट ना करे तब तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत को 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 43। फसल दिया गया उसमें प्रकार दिया गया है, कौन सी फसल कौन सी तरीके की है। तो ये हमने शायद अगले पेपर में डिस्कस भी किया है। तो इसमें कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो है ज्वार है, जो ज्वार मतलब ये कौन सी फसल है ये बताइए। इसमें क्या? खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है? चारा, ये खरीफ की फसल है, सही है। सरसों जायद की फसल, जौ रबी की फसल। ठीक है, जौ रबी की फसल, सरसों ये है रबी की फसल है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? एक विकल्प सही नहीं है और इसमें 2 विकल्प सही नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक ये नहीं है और आपका एक ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें 2 युग्म सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? सीबीआई एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसमें क्या है? सीबीआई के गठन की सिफारिश संथानम समिति द्वारा की गई थी। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के से शक्तियाँ प्राप्त हैं। और अगला कथन है, सीबीआई भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका जो है एक कथन जो है गलत है, ये वैधानिक निकाय नहीं है। ये क्या है? ये वैधानिक निकाय नहीं है, ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। ठीक है, जो प्रस्ताव है ये वैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका ऑप्शन है 1 मिनट, हाँ 2 3 4। ठीक है, ये सही है। इसके बाद क्या है? प्रश्न नंबर है 45।
इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है उड़ीसा के मयूरभंज में एक व्यंजन जो है काई चटनी एक प्रकार की चींटियों से तैयार की जाती है जिन्हें कैस के नाम से जाना जाता है। अब कथन नंबर 2 इनकी शिकारी आदत के कारण कैस को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में पहचाना जाता है। अब इसका कथन नंबर 3 है काई चटनी का उपयोग गठिया दाद और अन्य त्वचा रोगों के लिए ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, 1 और 2 3। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर हरिकेन क्या है, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, और ये सही सुमेल देखना है, और बिली और ये पश्चिमी अर्जेंटीना, और टोर्नाडो अटलांटिक महासागर, और टाइफून दक्षिण चीन महासागर। ठीक है, तो इसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और एक तरफ घटना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही है केवल एक युग्म, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो हिंद महासागर में, उत्तरी अमेरिका के टोर्नाडो अटलांटिक महासागर में हरिकेन आता है। ठीक है, इसमें क्या है, अटलांटिक महासागर में हरिकेन इधर है, और टोर्नाडो कहाँ पर आता है, टोर्नाडो जो है अटलांटिक वो अमेरिका में आता है, टोर्नाडो अमेरिका में इसमें है नहीं। और प्रशांत महासागर चीन सागर में टाइफून आता है, पश्चिम में जो ऑस्ट्रेलिया में चिलीविली आता है। तो इसलिए एक युग्म केवल सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, भारत में चाय की खेती 1840 के दशक में असम की ब्रह्मपुत्र नदी के में प्रारंभ हुई थी। कथन नंबर 2 है चाय की कुल शस्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 53.2% है। और कथन नंबर 3 है भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें देखना है क्या है, 1 और 3 कथन सही है। ठीक है, और जो दूसरा कथन है वो कथन सही क्यों नहीं है, इसमें जो 53.2% जो है कहाँ पर, चाय की जो पश्चिम बंगाल इसमें दिया गया है, इसमें क्या है, असम जो है कुल शस्य का अपने 53.2% हिस्सा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारिता को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। और कथन नंबर 2 इन संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9B को शामिल किया गया। अब कथन नंबर 3 है संसद सहकारी समितियों के निगमन विनियम और समापन के लिए प्रावधान कर सकती है। और कथन नंबर 4 एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें क्या है, 1 3 4 कथन सही नहीं है और दूसरा कथन इसमें सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है 49, क्या भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, एस तरंगें तरंगों की दिशा में समांतर कंपन करती हैं। अब एस तरंगों की छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में अधिक विस्तृत है। ठीक है, उसमें कौन सा सही है, तो इसमें ये गलत है, दूसरा केवल 2 सही है। अब जो 50 नंबर हाल ही में चर्चा में रहा बाई-3020 दूनागिरी है, यह क्या है, इसमें बताना है क्या दूनागिरी क्या है। इसमें देखना एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट 17A जो फ्रिगेट्स के तहत बनाया गया एक जहाज़ है। इसके बाद क्या स्वदेशी रूप में निर्मित लड़ाकू विमान है। एक मानव रहित UAV है, तो इसमें क्या है, ये B सही है इसका। ठीक है, लड़ाकू विमान है इसका। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 51, भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, 1901 और 1921 की अवधि को जनसंख्या में घातीय वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी है 1921 और 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इसका कथन वो ऑप्शन नंबर सी है 1951 से 1981 के बीच दशकों में भारत को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। और डी है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक जो है जनसंख्या
135 मिलियन 1350 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या है, सी है, ऑप्शन सही है। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नीति आयोग क्या है? राष्ट्रपति नीति आयोग का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केवल विधायिकायुक्त केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट सचिव का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इसका पहला अध्यक्ष इसका जो है, और इसमें पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, केवल शब्द है इसमें विधायिकायुक्त, ऐसा नहीं है, सभी में ये लागू है। ठीक है, तो इसके भी जैसे ये जो विधायिकायुक्त जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं मुख्यमंत्री वाले, और उनके राज्यपाल उपराज्यपाल भी शामिल है इसमें। ठीक है, यह क्या, कैबिनेट सचिव का दर्जा प्राप्त है, इसमें क्या, तीनों ही कथन इसके गलत है। अब देखते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनन और प्रमुख जो वो दिए गए हैं, खनन और प्रमुख खनिज। ठीक है, जैसे बेलाडीला में क्या है, लौह अयस्क है। ठीक है, इसमें क्या है, लौह अयस्क है। तो इसके बाद जो छत्तीसगढ़ में स्थित है बेलाडीला, और इसके बाद सिंगरैनी क्या है, तांबा। सिंगरैनी में क्या है, तांबा नहीं है, सिंगरैनी में जो तेलंगाना के पास है, जिसमें कोयला की खदानें है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये गलत है, ये गलत है। और इसके बाद देखते हैं फिर क्या है, रानीगंज में क्या है, जो है कोयला खदान है। ठीक है, और जो कोरापुट है उसमें मैग्नीज खनिज, ये सब सही है। 3 ऑप्शन इसके सही है, तो केवल 3 योग में सही है। अब इसके बाद देखते हैं 54, निम्नलिखित कथन में से किस तत्व का भार पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे कम प्रतिशत में है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा। ठीक है, तो इसमें किसका है, कैल्शियम का काम है। ठीक है, अब जिसमें देखना है भू प्रॉपर्टी में देखना है किसका, जैसे ऑक्सीजन का कितना है, 46.7%, 60%, और सिलिकॉन का 27.72, एल्युमिनियम का 8.13, लोहा का है 5.0, कैल्शियम का है 3.63। ठीक है, और सोडियम का, इससे कैल्शियम से भी कम है, सोडियम का 2.83, फिर उसके बाद पोटेशियम का 2.59, और मैग्नीशियम का भी है इससे कम 2.09, और सब अन्य जो बची हुई हैं वो 1.41 के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोधगया जो बोधायन स्वल्प सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, जो वैदिक भारतीयों द्वारा किए गए अग्नि अनुष्ठानों से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय, अगला कथन है, पाइथागोरस प्रमेय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण क्या वैदिक युग में आता है, जिन्हें ऐसे विकर्ण नियम के रूप में संदर्भित करता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन है सही, कौन से सही है, सही देखना है। तो इसमें केवल एक कथन सही है। ठीक है, इसमें क्या है, केवल एक कथन सही है, और पाइथागोरस प्रमेय का वो होता ही है a² + b² = c²। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसमें जो दूसरा जो कथन है वो क्या है, ये 1900 से 1600 ईस्वी तक है। ठीक है, इसमें क्या प्राचीनतम प्रमाण वैदिक के युग में है, ऐसा नहीं है। वैदिक युग कब है, 1600 1500 1000 के बीच में वैदिक युग है, और 1000 से 600 ईस्वी तक उत्तर वैदिक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन केवल एक सही है, तो इसमें सही देखना था। ठीक है, सही देखना था, तो इसमें क्या है, केवल एक सही है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। कथन नंबर 2 है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन नंबर 3 है, उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का लाभ उठाता है जो राज्य विधानमंडल एक सदस्य के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें देखना है अपने कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या है,
केवल सी कथन यानी 2 और 3 सही है, 1 गलत है। कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है, इसमें क्या है, संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। अब अगला का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 57, जो किल स्विच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किल स्विच क्या है? यह एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग किसी डिवाइस या जो प्रोग्राम को बंद या अक्षम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बंद या अक्षम करने के लिए किया जाता है। अब कथन नंबर 2 है, वे ज़्यादातर हार्डवेयर आधारित हैं। कथन नंबर 3 क्या है? किल स्विच का जो उद्देश्य है आमतौर पर किसी मशीन या डेटा की चोरी को रोकने के लिए आपात स्थिति में मशीनरी बंद करना होता है। ठीक है, इसका क्या है, 1 और 3 जो है सही है, और ये क्या है, सही कथन छांटना था। इसमें क्या है, यह ज़्यादातर हार्डवेयर पर आधारित नहीं है। ठीक है, ये अधिकांशतः सॉफ्टवेयर पर आधारित है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखते हैं 58, विभिन्न स्तरों पर एक विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला कथन कौन सा है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के तहत निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या है, केवल बी, दूसरा कथन सही है, ए गलत है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारे जो INSTC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, तजाकिस्तान और तुर्की INSTC के पर्यवेक्षक देश नहीं है। ठीक है, अब कथन नंबर 2 है, INSTC परियोजना पर मूल रूप से भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सहमति व्यक्त की गई है। ठीक है, तो इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो इसमें ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो 2000 में अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है उसमें INSTC परियोजना पर सेंट जो पीटर्सबर्ग के भारत, ईरान और रूस के बीच में जो मूल रूप से सहमति व्यक्त हुई थी। ठीक है, और उसके बाद अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान गणराज्य और तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया और बुल्गारिया पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है, इसमें क्या है, भारत और ईरान की बात की गई, तो इसमें ये दोनों ही कथन गलत हैं। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 60, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म में क्या एक तरफ है युद्धाभ्यास और एक तरफ है भागीदार देश। तो जायर अल, और इसमें देखना है कौन सा युग्म सही है। तो क्या जायर अल बहर, ये भारत और सऊदी अरब, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन, अल मुअद और अल बिंदी भारत और कतर। ठीक है, तो भारत और कतर के बीच में जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था वो इसके बीच हुआ था, जायल अल बहर, ये जो समुद्र की आवाज़ है, इसमें क्या भारत और सऊदी अरब के बीच में नहीं हुआ था, भारत और कतर के बीच हुआ था। ठीक है, और इसके बाद अजय बैरियर जो है यूनाइटेड किंगडम और भारत के साथ हुआ था। ठीक है, भारत और ब्रिटेन दिखाया गया, इसमें क्या है, ये गलत है। तो इसमें क्या है, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में कौन सा होता है, अजय बैरियर। उसके बाद अल मोहब्बत अली हिंदी। ठीक है, यह क्या है, अल मोहब्बत अली हिंदी, अल मोहब्बत अल हिंदी जो है भारत और किसके बीच हुआ था, सऊदी अरब के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल एक कथन सही है, केवल एक युग्म सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 61, निम्नलिखित में से किस इमारत पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्या है, राज्य विधानसभा पर, विदेशों के भारत के राजकीय मिशन पर का परिसर, मिशनों के प्रमुख का उनकी मान्यता के देशों पर निवास, विदेशों में भारतीय गणराज्य दूतावास और इमारतें में सब में ही हम भारतीय चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारी संपत्ति है, यानी हमारे देश की संपत्ति है। अब प्रश्न नंबर 62 है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निर्माण वर्ष 1957 के बाद जो किया गया उनका निर्माण किया गया। ठीक है, इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, नागालैंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसके क्या है,
3, 4, 5, 3, 4, 5 ये किया गया, जबकि पहले आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार पहले से ही स्थापित थे। तो इसका आंसर है बी। अब 63 नंबर है GOAL यानी गोल। यह क्या है? गोल 2.0 परियोजना संयुक्त रूप से मेटा पूर्व में फेसबुक और के द्वारा लॉन्च की गई। जो यहाँ डैश है इसके द्वारा किसके द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। तो इसमें बताना है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, जबकि पूर्व में फेसबुक, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय हमारे हिसाब से सही है। तो यही आंसर इसका सही है। विदेश मंत्रालय नहीं है क्योंकि ये भारत की बात की गई, और संस्कृति मंत्रालय नहीं, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय नहीं है, ठीक है। और यह क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यह 2020 में कब? मई में शायद 2021 के बीच में यह पूरा किया गया था, दिसंबर में। और जनजातीय युवाओं और महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण बनाना है, ठीक है। और इनके 3 पाठ्यक्रमों पर आधारित है, जैसे संचार और जीवन कौशल, डिजिटल उपस्थिति में सक्षम बनाना और नेतृत्व और उद्यमता को बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 64 है GST परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है इसका उल्लेख अनुच्छेद 252 के तहत किया गया है। और कथन नंबर 2 है केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। और कथन नंबर 3 है केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और कथन नंबर 4 है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC के अध्यक्ष स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं और जो उनके पास मतदान का अधिकार होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? 2 और 3 इसके सही है, 2 और 3 सही है, 1 नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका क्या है? 279 के बीच, ये 252 है, 279 के बीच किया गया, जबकि 252 के तहत ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। और ये क्या 101वें संशोधन के तहत 2016 में व्यवस्था की गई थी इसकी GST की। और जो चौथा है उसमें क्या है? इसके केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है ये। और इसमें जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा ये की जाती है, ठीक है। ये CBEC द्वारा नहीं की जाती, निगरानी नहीं। अब इसके बाद है 65। इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीठमय मृदा निम्न वर्षा और कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसमें क्या? पीठमय मृदा बिहार के उत्तरी भाग और उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और अगला कथन है 3 वन मृदाएं घाटी के किनारे पर दोमट और बालुई होती हैं जो ऊपरी ढलानों पर मोटे दाने वाली होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है सही देखना है या गलत, उपयुक्त में से सही कथन छांटना है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है? तो इसका सही कथन है केवल 2 और 3, ठीक है। एक क्या है? इसमें भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता होती है, ठीक है, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता होती है पीठमय मृदाएं की। और ये मृदाएं अधिकतर बिहार और उत्तरी भाग जो उत्तरांचल, दक्षिण भाग, पश्चिम बंगाल और तटीय क्षेत्रों पर मिलती है, ठीक है। और जो वन मृदाएं होती हैं वे घाटियों में दोमट और पांसू होती हैं जो ऊपरी ढलानों पर दोमट के कणों वाली होती हैं। अब प्रश्न नंबर है I2U2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। अब I2A2 जो है स्थापना ओस्लो समझौते के अनुसरण में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है? इसमें केवल एक कथन सही है, ठीक है। इसमें क्या है? पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। इसमें क्या है? और अगला का I2U2 का मतलब है भारत और इजराइल। I का मतलब भारत और इजराइल, इंडिया और इजराइल। फिर U2 का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है। और अगला जो दूसरा कथन क्यों सही नहीं है? इसमें अब्राहम समझौता था, ठीक है। I2U2 के गठन 2021 में अब्राहम समझौते के, इसमें क्या? ओस्लो समझौता दिया गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 67। इसमें क्या है? वो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसका दोनों ही कथन सही है। प्रश्न नंबर है 68। भारत सरकार अधिनियम 1958 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या? इसने दैव शासन प्रणाली की व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
इसने भारत के जो है राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है इसके। अब प्रश्न नंबर है 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद क्या है, कथन नंबर 1 है भारतीय राज्य कर्नाटक में विश्व के सबसे समृद्ध जो है मेनाजाइट भंडार है। ठीक है, अब इसके बाद यूरेनियम का निष्कर्षण मेनाजाइट वो मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है। और तीसरा कथन है मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में स्थित एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। और कथन नंबर 4 है भारत के पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा के विकास का अधिक संभावना है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके तीन जो है ऑप्शन जो है 3 और 4 इसके ऑप्शन सही है, 3 और 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, विश्व के जो सबसे समृद्ध मोनाजाइट है वो निक्षेप केरल के जो पालक्कड में और कोलाम जिले में उपस्थित है, इसलिए ये कथन एक गलत है। और यूरेनियम को जो है यूरेनिजाइड या पिच ब्लेंड से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, इसलिए दूसरा भी गलत है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 70 है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न द्वीपों की विशेषता है जिसमें एक जो है केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक दिया गया है कौन सा, निगमन द्वीप, और दूसरा है घाटियाँ कैंसियंस, और तीसरा है गर्त, और चौथा है डी ऑप्शन है प्रवाल द्वीप। ठीक है, तो इसका सही है प्रवाल द्वीप। अब प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद क्या है, कथन है जो पैगमेटाइट और ज्वालामुखीय विरेसिया रूपांतरित चट्टानों के प्रकार हैं। कथन नंबर 2 पिंड शिला और चूना पत्थर अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं। उपयुक्त में से सही कथन यानी गलत कथन छांटना है आपको। ठीक है, तो इसमें एक कथन जो है वो गलत है और दूसरा कथन इसमें सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ग्रेनाइट जो गैब्रो और जो है पैगमेटाइट बोसाल्ट जो है ज्वालामुखी ब्रेस्किया और टस्क आग्नेय चट्टानें होती हैं। अब देखते हैं 72, हाल ही में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स प्लस पहले हिस्सा नहीं था, यानी पहल का हिस्सा नहीं था। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन क्या नहीं था, जो हिस्सा नहीं था उसको देखना है। तो क्या जर्मनी इसका हिस्सा नहीं था। ब्रिक्स में नाम से ही देखो BRI जो है BRICS मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना और सऊदी अरब। ठीक है, इसके ही नाम से ही पता चल जाता है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 73, इसमें क्या है, हाथी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में हाथियों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, और इसमें क्या है, हाथियों में गर्भावस्था गर्भधारण करने की अवधि सभी स्तनधारियों के सर्वाधिक, ये सही है। दूसरा कथन इसका सही है और सही हमें छांटना था। ठीक है, तो एक कथन गलत है क्योंकि सर्वाधिक जो हाथी हैं वो कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 74, जो मिशन वात्सल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। फिर इसमें देखते हैं यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित हो रही है। तो इसमें क्या है, दोनों ही ऑप्शन इसके गलत है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसको केंद्र प्रायोजन योजना है, ये केंद्रीय क्षेत्र योजना नहीं है, केंद्र प्रायोजन योजना है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 75, कुष्ठ रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके कथन। यह एक कवकीय रोग है। तो यह क्या है, यह एक कवकीय रोग है। इसे हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है। क्लोरोफिलोफाइजिमाइन एकमात्र दवा है जो वर्तमान में कुष्ठ रोग के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, उसमें उपयुक्त में से सही नहीं है। ठीक है, जो सही है उनकी नहीं, जो सही नहीं है। तो इसमें 1 और 3 सही नहीं है, दूसरा इसका सही है। ठीक है, यह एक कवकीय नहीं है, यह एक जीवाणु संक्रमण है। ठीक है, और इसका क्या है, जो इसकी जो एकमात्र दवा कौन सी है, जैसे डेप्सोसैन और रिम्फोसियम्स और क्लोरोफामाइसिन, ये जो दवाएं हैं इसकी, एकमात्र सिर्फ दवा नहीं है इसकी। इसमें क्या है 76
6 निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्राइट यानी SCN का सही गुण है। अब ऑप्शन ए है, यह अवरक्त किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। यह परावैंगनी किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। यह रेडियो तरंगों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। यह एक्स किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। तो इसका सही उत्तर है ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है पूर्वी घाट जिसमें असंतत और निचली पहाड़ियाँ शामिल हैं। कथन नंबर 2 है पश्चिमी घाट को कर्नाटक में इलायची और कार्डमम की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त में से हमें कौन सा सही देखना है। ठीक है, तो केवल ए सही है। ठीक है, पश्चिमी घाट में नहीं है, ये कहाँ पर, ये केरल में, यहाँ पर बिल्कुल एंड में है। ठीक है, दक्षिणी घाट में है, यानी पश्चिमी घाट यहाँ से यहाँ तक ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कैडमम की पहाड़ियाँ उपस्थित हैं। अब प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, जो ब्रेडेड चैनल्स जो है गुम्फित सरता है, और दूसरा है हेमोड, तीसरा सेग्लिमाइट, और चौथा है जो है घोलरंध्र, और पाँचवा है घाटियाँ। उपयुक्त भू आकृतियों के रूप में कौन से निक्षेपण स्थल रूपों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसके कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, 4 नहीं है। ठीक है, और 5 नहीं है, जो घोलरंध्र और घाटियाँ नहीं हैं, और स्थल रूपों के प्रकार हैं। अब देखते हैं 78 के बाद 79, निम्नलिखित में से कौन सी मेटावर्स, ठीक है, मेटावर्स संभावित अनुप्रयोग है। कथन है जो मेटावर्स की बात है तो ई कॉमर्स, कथन नंबर 2 है वर्चुअली टूरिज़्म, और कथन नंबर 3 है शिक्षण और अधिगम, और कथन नंबर 4 है स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, तो इसमें कूट में दिए गए जो सही उत्तर को देखना है। तो इसके क्या 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन सही है इसके। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेमी से वर्षा कम होती है। ठीक है, इस कथन नंबर 2 इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना तो एक सही नहीं है, ना तो यानी दोनों ही कथन सही है, इसलिए हमें इसमें गलत बताना था। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर है 81, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग और ऊर्जा स्टेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो है बादला सोलर पार्क, पावागढ़ सोलर पार्क, और कुरनूल सोलर पार्क, और रामागुंडम सोलर पार्क। ये केरल में है। ठीक है, जो सबसे बड़ा यानी 100 मेगावाट की रामागुंडम जो फ्लोटिंग सोलर है, जो PV परियोजना के तहत है, जो 1 जुलाई 2022 को लागू की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। ठीक है, अब कथन नंबर 2 देखते हैं, रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में जलवायु का 1% से भी कम हिस्सा होता है। कथन नंबर 3 है जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ जाती है। कथन नंबर 4 है जलवाष्प वायु की स्थिरता और अस्थिरता में भी योगदान देती है। ठीक है, ये कथन 4 दिए गए, इसमें देखना है कि हमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसका कथन जो है जलवाष्प और भूमध्य सही देखना है, भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बढ़ जाती, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, बाद बाकी सही है। तो इसका सही उत्तर हो गया 1, 2, 3। ठीक है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प बढ़ती है, लेकिन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर नहीं बढ़ती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, जो है क्लाउड सीडिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, कथन नंबर 1 है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। कथन नंबर 2 वर्षा के लिए संघनन और आर्द्रता गिराई नाविक आवश्यक है। और कथन नंबर 3 है क्लाउड सीडिंग के लिए नमी से भरे बादलों को उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका देखना है 1 और 2, 3 तीनों ही कथन सही है। प्रश्न नंबर है 84, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका पौधों में MADS27 जीन द्वारा निभाई जाती है। कथन नंबर 1 है यह नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करती है। और
यह जड़ के विकास में मदद करता है, यह तनाव सहने की क्षमता में मदद करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके 1 2 3 दोनों ही इन तीनों ही ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 85, प्रत्यक्ष धान बीजारोपण जो है तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसे कथन नंबर 1, इसे ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। कथन नंबर 2, इस विधि में बीजों की सीधी खेतों में बुआई की जाती है। कथन नंबर 3, पौधों की बुआई से पहले रोपाई या नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 85 के बारे में क्या है, इसके 1 और 2 कथन सही है और तीसरा गलत है। ठीक है, इसमें क्या है, इस पद्धति में कोई नर्सरी तैयार या प्रत्यारोपण शामिल नहीं है। ठीक है, और इसमें सही हमें देखना था। अब देखना है 86, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, उत्तरदायी नहीं है। अब इसमें क्या है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिक्रमा और इसके परिप्रेक्ष्य के स्थल विन्यास, सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण, दिन की लंबाई। तो इसमें क्या, पृथ्वी पर अपनी सिरे पर धुरी पर घूमना है। अब प्रश्न नंबर 87, इसमें क्या है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो है कथन नंबर 1, झारखंड में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अब कथन नंबर 2 है, सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में है। ठीक है, तो इसका केवल एक कथन सही है, नहीं इसका क्या है, इसका ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, और हमें सही देखना था। ठीक है, क्योंकि झारखंड में इसकी सबसे ज़्यादा जो गरीबी रेखा से वो है वो कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में देखी गई है जो गरीबी रेखा है। ठीक है, और राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर वो है सबसे कम, इसका ना तो 1 सही है ना तो 2। इसमें क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत का संघ पद भारत के क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा अर्थ समेट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला कथन है, अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या है, एक जो कथन है वो सही नहीं है, दूसरा सही है, तो इसमें केवल ए सही है। ठीक है, जो है भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र पद भारत का संघ पद की तुलना में ज़्यादा अर्थ समेष्ट है, भारत का संघ उचित है। अब इसके बाद देखते हैं, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वियतनाम है। ठीक है, यह एक जल प्रदान फल है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका केवल एक कथन सही है। ठीक है, और सही पूछना था उसको, मतलब सही पूछना है, बताना है, तो इसमें केवल एक कथन सही है क्योंकि यह जल प्रदान फल नहीं है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1, भारत भौगोलिक दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास एकाधिक टाइम जोन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, कथन नंबर 2, फ्रांस दुनिया भर में सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश है। तो उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही है, एक गलत है, ये तीसरा नहीं है, ये 7वां देश है भारत का, दुनिया सबसे बड़ा 7वां देश है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 91, वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, कॉरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के समांतर कार्य करता है, और कॉरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध में वायु को दाहिने तरफ विक्षेपित करता है, और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में वायु की दिशा पैटर्न वामावर्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन से कथन सही है, तो इसमें केवल 3 कथन सही है और 2 कथन गलत है। ठीक है, 1 और 2 गलत है। ठीक है, इसमें क्या है, जो प्रभाव होता है, जो प्रभाव पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा में दाहिने तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने उत्तरी गोलार्ध के अपनी मूल दिशा के दाहिने तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित होती हैं। ठीक है, और कोरियलिस जो है बल दाब प्रवणता बल पे लंबवत कार्य करता है, दाब प्रवणता जो बल है वो जो समदाब पे लंबित होती है। ठीक है, इसका ये था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर है 92, इसमें क्या है,
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह एक परावैंगनी किरण दूरबीन है। कथन नंबर 2 है, यह नासा, यूरोपीय, कनाडाई और रूसी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग के माध्यम से बनाया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत देखना है। तो इसमें दोनों ही कथन गलत है, ठीक है। क्योंकि ये गलत क्यों है? यह जो परावैंगनी जो दूरबीन है, ठीक है, यह क्या है? जेम्स वेब स्पेस जो है टेलीस्कोप जो है JWS, एक वेब भी कहा जाता है इसे, क्या है, 6.5 मीटर जो प्राथमिक दर्पण युक्त है और इसको अकेले इंटरफेरेट टेलीस्कोप कहा जा सकता है, ठीक है। और वेब जो है नासा जो है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जैसे ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे CSA को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रबड़ के बारे में सही है, ठीक है। अब रबड़ के बारे में कौन सा सही है? इसमें क्या है, यह एक भूमध्य सागरीय फसल है, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसकी स्टम वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। यह समृद्ध जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह बनता है, ठीक है। तो इसका कौन सा कथन सही है? इसका 1 और 3 सही है, 2 गलत है, ठीक है। इसकी जो 25 डिग्री से सेल्सियस की बात है, इसके ऊपर होना चाहिए और इसकी वर्षा 200 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी। अब 94 है। इसमें क्या है, सतलज नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है। और कथन नंबर 2 है, लोहरी जो है पनबिजली परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। भू आकृति प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखना है, ज्वालामुखीयता अंतर्जनित प्रक्रिया का एक उदाहरण है। सभी बाह्यजनक भू आकृतियाँ प्राय जो प्रक्रियाँ आच्छादन भी कहलाती हैं। पटल जो है विरूपण एक बाह्यजनक प्रक्रिया है। जलयोजन रासायनिक अपचय प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या है, इसका C सही है। अब देख लेते हैं 96। इसमें युग्म बताना है, एक है जलवायु के प्रकार और एक है क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें जलवायु के प्रकार और क्षेत्र है। इसमें क्या है, जो उष्णकटिबंधीय जो है सवाना है, उष्णकटिबंधीय सवाना उत्तरी मध्य प्रदेश, ठीक है। उसमें क्या है, जो एक युग्म है। इसके बाद है जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून जो अरुणाचल प्रदेश, यह कहाँ है, शुष्क जो ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून ये कहाँ पर होता है, ये तमिलनाडु में कोरोमंडल के पास, ठीक है। अब इससे उष्णकटिबंधीय सवाना जो है ये कहाँ पर है, कर्क रेखा के पास प्रायद्वीपीय में, ये उत्तरी मध्य प्रदेश है। इसमें क्या है, जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून जो है, शुष्क शीत ऋतु वाला जो है मानसून कहाँ पे है, ये जो है जैसे गंगा के मैदान पूर्वी राजस्थान वगैरह में ये है, ये पश्चिमी राजस्थान में है। तो ये सही है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु ये पंजाब में। तो इसका क्या है, केवल एक युग्म सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 के सेंट्रल गवर्नेंस को शेरपाओ की एक अनूठी प्रणाली द्वारा तय किया जाता है। अब G20 में विश्व बैंक और यूरोपीय संघ का भी प्रतिनिधित्व होता है। इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। तो इसका क्या भी गलत है, ठीक है, और A सही है, क्योंकि इसमें 19 देशों का यूरोपीय संघ होता है। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, मृदा जनन अपचय प्रक्रिया से स्वतंत्र है। कथन नंबर 2 है, मृदा आमतौर पर खड़ी ढलानों पर मोटी होती हैं और सपाट जो है ढालों पर पतली छिछली होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसमें देखना है 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मृदा जो जनन है मुख्य रूप से अपचय प्रक्रिया पर निर्भर करती है और जो दूसरी है उसमें क्या, मृदा खंडित ढलानों पर पतली और छिछली और सपाट के मोटी होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 99। केवल 13 ऐसे देश हैं
जहाँ के जंगलों में अभी भी बाघ पाए जाते हैं, जिनमें टाइगर रेंज कंट्रीज कहा जाता है। निम्नलिखित में से उन देशों के सही समूह की पहचान कीजिए और इस श्रेणी की जो इस श्रेणी का हिस्सा नहीं है उसको देखना है। इसमें क्या है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया, म्यांमार और श्रीलंका ये नहीं है, क्योंकि इसमें टाइगर नहीं पाए जाते। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है जो है वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, कथन नंबर 1, गुजरात के दक्षिणी भागों और पूर्वी तमिलनाडु में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अब इसमें क्या है, भारत के कुछ भागों जैसे जयंतिया पहाड़ियाँ में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसमें दोनों ही कथन सही है। ठीक है, और इस प्रकार से ये आज का जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 है ये भी ख़त्म हुई। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपके माइंड में ज़्यादा वो क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, फैक्ट आपके मन में आएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है। नमस्कार।